बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, घर घर की आवाज़, कश्मीर का एहसास। और हम ये कहेंगे कि कश्मीर के नौजवानों की तर्जमानी, और हम जब आवाज़ जो आम लोगों की है उसमें आवाज़ मिला के शोर मचाते हैं तो तब जाके हुक्मरानों को जगाया जाता है। लेकिन आज नाज़रीन किराम, हमारी टीम पहुंची है जम्मू। और जम्मू हम किस वास्ते आए हैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। गुज़िश्ता 1 साल से लगातार जिस शख्स को हम इंटरव्यू करने के हवाले से मदऊ कर रहे हैं कश्मीर अपने स्टूडियो, लेकिन वो शख्स आज तक कश्मीर क्राउन से भागते रहे, कश्मीर क्राउन से डरते रहे, हमारे सवालों का सामना नहीं किया। मैं आज बात कर रहा हूं बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना की, जो हमेशा कम्युनल सियासत के हवाले से जम्मू में तकरीरें करते हैं। लेकिन रविंदर रैना जी, तकरीरों से तकदीरें नहीं बदलती हैं। बहरहाल आज उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर रैना जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगभग आपके ऑफिस में हमें 3 घंटा इंतजार करना पड़ा, तब जाके आपने हमारे साथ बात की। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी जी, आज, गुजर बकरवाल जो तबका है उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मैं सुबह का उसमें था, अभी जस्ट वो समाप्त हुई है। जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रैना जी कि आप कश्मीर क्राउन पे आखिरकार आ गए। तो डर किस बात का था, हम आपको फ़ोन भी करते रहे कश्मीर से, ये जान के भी कि कश्मीर क्राउन कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीर के लोगों की तर्जमानी करती है। तो डर किस बात का था? हमारे सवालों का जवाब देने से डर था, या हम आपसे वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप देना नहीं चाहते? कश्मीर क्राउन के साथ मैंने एक लंबी गुफ्तगू बारामूला में की थी। सबसे पहले बिल्कुल पहला इंटरव्यू था आपका। पहला इंटरव्यू था मेरा, और मैं खुद वहाँ बारामूला आया था। शहीद मकबूल शेरवानी साहब के जो उनके मकबरे पे शहादत के दिन मैंने उनको अकीदा पेश किया था। और उसके बाद भी कई बार टेलीफोनिकली जो आप इंटरव्यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैंने अपनी राय आपके एक बार चैनल में रखी है। एक बार दिया। और अलबत्ता बहुत बार जब मैं कश्मीर के दौरे पर आता हूं, वहां मीडिया को एड्रेस करता हूं, या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी की कोई बड़ी मीटिंग रैली होती है और आपके नुमाइंदे भी वहां आते हैं, तो वो भी मेरे से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं नामा निगारों की, जर्नलिस्ट की, रिपोर्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम का ये चौथा सबसे मजबूत तरीन पिलर है। और एक जमहूरी निज़ाम में मीडिया का एक खूबसूरत रोल है, एक बेशकीमती रोल है, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और जिस रोल को आप बाखूबी अदा कर रहे हो, इसलिए मेरी हमेशा से ही। रैना जी, मैं चाहूँगा कि हम ये इंटरव्यू जो है एक उस मुद्दे के हवाले से करें, उस मसले के हवाले से करें जो जम्मू कश्मीर में मसले चल रहे हैं अभी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि कश्मीर क्राउन के नुमाइंदों से मैं बात करता रहता हूँ। सबसे पहले रैना जी, मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं होंगे, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। जो भी लोगों के इल्ज़ाम हैं, आप उन इल्ज़ामात का जवाब आज देंगे। जी जी, मैं एक बहुत साफ दिल आदमी हूँ, ब्लंट स्पीकर हूँ, जो बात मेरे दिल में होती है वही मेरे जुबान में होती है। मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। तो जय श्री राम क्यों कहा था आपने? जय श्री राम, गुलाम शिलाम, मुझे याद है आपने कहा था इनको मैं जय श्री राम पढ़ाऊंगा। वो आप लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने, या कुछ सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसा वीडियो काट छाट के चलाया गया, एक प्रोपेगेंडा जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के दिनों में किया गया, जब कश्मीर घाटी में गुपकार अलायंस बना। और गुपकार अलायंस की जब श्रीनगर में मीटिंगें हुई, उसके बाद वो जम्मू आए, तो जम्मू में गुपकार अलायंस के लीडरों ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, और जो बाकी के लोग थे, सजाद लोन साहब, तारेगामी साहब, तो जम्मू में आके इन गुपकार अलायंस के लीडरों ने कहा, जम्मू के डोगरे हमारी शान हैं, हमारी जान हैं, हम इनके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा कहा ना। और उनकी ये स्टेटमेंट आई गुपकार अलायंस वालों की कि
जम्मू जो है ये हमारे शान है। उन्होंने भाईचारे का नारा दिया ना। नहीं 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 उन्होंने आप सुनिए उन्होंने भाईचारे का नारा दिया ना। आपने तो लोगों को डिवाइड करने का नारा दिया। आपने तो लोगों को डिवाइड करने का नारा दिया। देखिए रविंद्र रैना जी, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, लेकिन आज आपको सवालों का जवाब देना होगा। दे रहा हूं ना, आप मेरा जवाब ही पूरा नहीं होने दिया आपने। जब गुपकार अलायंस के तमाम लीडर, तब तो आप गुपकार गैंग के कहते थे उनको। गुपकार गैंग के ही, गुपकार गैंग के जितने लीडर्स आज भी कहते हैं गुपकार गैंग। कश्मीर से नहीं, उनको सियासत करने का कोई हक नहीं है। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। नहीं, सवाल तो है ना, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने मन के मुताबिक जवाब देंगे वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं मेरे सवालों का जवाब चाहता हूं। जो मैंने अपने मन के मुताबिक जो मेरा, आपका सवाल आपका है, जवाब तो मेरा होगा ना। जवाब तो वही होगा जो सवाल होगा। आप, इसलिए आपका पहला सवाल ये था कि आपने जय श्री राम क्यों बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को उसका जवाब देने दो ना। मैं दोहराता हूं आपके लफ्ज। मैं जितने भी ये मुफ्तीज, शुफ्तीज, गुलाम, शिलाम, आपने डोगरी में कहा कि इन्हों में जय श्री राम पढ़ाना है, इन्हों में टिक्का लगाना है, यही कहा था, यही कहा था। तो आपको नहीं लग रहा था उस वक्त जब आप ये बयान दे रहे थे कि ये एक जम्मू कश्मीर के एक आम इंसान, एक सादा अवाम के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं? आप आराम से मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। जब मेरा जवाब पूरा हो, लगता है कि आपको गलती होगी? आपको लगता है कि वो गलत नारा आपने दिया? आपको लग रहा है कि गलत नारा दिया? देखिए मैं वो जर्नलिस्ट हूं। देखिए मैं वो जर्नलिस्ट हूं। आप सुनिए मेरी बात। देखिए मैं वो जर्नलिस्ट हूं। सवाल सुना ना मैंने। जी बताएं। आप मेरे को जवाब नहीं देने देंगे। बताएं प्लीज। आप कहते हैं जी आप हमारे सवालों से भागते हो। बताएं। मैं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने दीजिए। आपको सवाल पूछने का हक है, मेरे को जवाब देने का। बताएं जवाब। जय श्री राम क्यों कहा आपने? जब गुपकार गैंग की कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई और उन्होंने वहां बहुत अनाप शनाप बोला, चीन की मदद से वो 370 को वापस लाएंगे, पाकिस्तान की ओर देखने लगे और तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, इस प्रकार के जब अनाप शनाप उन्होंने बोला तो उसकी एक जबरदस्त रिजेंटमेंट जम्मू में हुई। तो आप मजहबी जवाब देंगे? आप मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। और जब उन्होंने इस प्रकार के पाकिस्तान, चीन के समर्थन की बातें कही और उसके बाद गुपकार गैंग वालों ने जम्मू के अंदर एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये सारे लोग यहां आए। जम्मू में आके इसी गुपकार गैंग ने कहा, हम जम्मू वालों से, डोगरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये हमारे सर के ताज हैं, ये बड़े वफादार हैं, ये वतन परस्त हैं। जब इस प्रकार की बयानबाजी हुई तो मीडिया के लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि गुपकार के जो लीडर्स है, इन्होंने जम्मू आके अपनी टोन बदल दी है और जम्मू आके इनका ये बयान है। उस वक्त मैंने मीडिया के सामने जो बयान दिया था वो ये था कि ये जो गुपकार अलायंस के लीडर हैं, ये चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, ये महबूबा मुफ्ती हो, ये बाकी के लोग हों, ये कश्मीर के अंदर बनहाल टनल के उस पार ये पाकिस्तान, चीन, आज़ादी, हुर्रियत, आतंकवाद, दहशतगर्द, लश्कर, जैश और हिजबुल वालों की बात करते हैं। और चूंकि आप ये बनहाल टनल पार करके इधर आएंगे तो ये माथे में टीका भी लगाएंगे, ये मंदिर में भी जाएंगे, ये भजन भी गाएंगे, ये जो है ये जय श्री राम भी जाके मंदिरों में बोलेंगे। इनका ये डबल स्टैंडर्ड है, जम्मू में कुछ, कश्मीर में कुछ। अब उसको क्या किया गया, वो वीडियो क्लिप को, जो मैंने पहले बोला कि बनहाल के टनल में ये पाकिस्तान, चीन की बात करते हैं, ये आज़ादी की बात करते हैं, ये गुपकार गैंग वाले कश्मीर, वादी कश्मीर के अंदर खून खराबा करते हैं और जम्मू आके इनकी, जम्मू आकर इनकी टोन बदल जाती है। और उन्होंने क्या किया, देखिए अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं, अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको देखिए, आज आपको चाहिए, अगर आप बारामुल्ला से, कुपवारा से, गांदरबल से मोहब्बत करते हैं ना, अगर आप मोहब्बत करते हैं वाकई में, तो आप लोगों से माफी मांगिए। किस बात के लिए? यही कि जो कम्युनल, देखिए रैना जी, देखिए फिर से सियासत। गुपकार गैंग वालों को एक्सपोज करना क्या गलत बात है? उन्होंने तो मोहब्बत का पैगाम दिया ना जम्मू में, उन्होंने तो मोहब्बत का पैगाम दिया। आज आप भी दीजिए माफी मांग के मोहब्बत का पैगाम। हमने ये कहा, का पैगाम दीजिए। एक मिनट, आपने सवाल पूछा जी, अब मेरा जवाब बिल्कुल दीजिए जवाब। हमने ये कहा, ये जो गुपकार गैंग वाले हैं, नहीं गुपकार को छोड़िए, नहीं कैसे, मैंने उसी के कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया था ना। मैंने गुपकार वालों को बोला था
कि फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन हो या तारेगामी साहब हो, बनहाल के टनल के पार पाकिस्तान, चीन, आजादी, लश्कर, जैश, हिजबुल, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चाहिए। अब चूंकि बनहाल के टनल के इधर आ गए हैं तो यहां जय श्री राम, माथे में टीका, मंदिर, भजन, डोगरा, तिरंगा, हिंदुस्तान, भारत माता की जय, अब ये सब बोलेंगे। अब मेरे बयान को जो पीछे वाला था वो कट कर दिया गया, आगे वाले को चलाया गया। तो उसको जब आधे बयान को काट करके कोई पेश करेगा तो उसको कंफ्यूजन हुआ। तो मैंने तुरंत बाद में कहा, मैंने मुल्क की मोहब्बत और हुब्बे वतनी जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद साहब जो नबी रहमत हैं, उन्होंने कुरान पाक में कहा कि हुब्बुल वतनी का जज्बा हर शख्स में होना चाहिए। तो मैं तो उसी बात को कहता हूं जो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा। मैंने ये कहा था जो पैगंबर साहब का नहीं, जो नबी रहमत का नहीं, वो हमारा नहीं, क्योंकि नबी रहमत ने कहा हुब्बुल वतनी होने चाहिए। हर व्यक्ति के, हर शख्स के दिल में मुल्क से मोहब्बत होना चाहिए। नबी रहमत ने यह भी नहीं कहा है कि किसी को आप जोर जबरदस्ती से अपने कलमात पढ़ाएं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। रविंद्र रैना साहब, अब वापस आते हैं। हुब्बुल वतनी की आपने बात की, आपने इसका रेफरेंस भी दिया कुरान पाक और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो ये बता दीजिए, उस हुब्बुल वतनी के हवाले से रविंद्र रैना जैसे लोग कहाँ हैं? आपने अपने वतन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आप जैसे लोगों ने लद्दाख को पहाड़ों पे छोड़ दिया और चीन के हवाले कर दिया, और ये मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से रखा, यूनियन टेरिटरी बना दिया। रैना साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगेगा कि आपके घर पे कोई आके आपसे पूछे बिना कोई हुकूमत चलाए आपके घर पे? ये मुझे बताएं। सबसे पहली बात कि हमने अपने मुल्क के 2 टुकड़े नहीं किए। जम्मू कश्मीर कैसे बनता है मुझे बताएं। नहीं, देखिए मुल्क कैसे बनता है? मुल्क कैसे बनता है? नहीं, मुल्क कैसे बनता है? नहीं, अब मुल्क कैसे बनता है मुझे बताएं। मुल्क कैसे नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप मुझे सही कर दीजिए। देखिए आप मुल्क कैसे बनता है? मुल्क एक अलग नेशन होता है। मुल्क रियासतों से बनता है। मुल्क रियासतों से मुल्क, जब आप, लेकिन जम्मू कश्मीर मुल्क नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की रियासत है? इसको मानते हो? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। आप मेरे को एक बात बताओ, रियासत कहाँ है? रियासत कहाँ? आपने तो यूनियन हिंदुस्तान की, आराम से अगर हम आराम से बात करें, आप इस बात को मानते हो कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है? आप मेरी बात सुनिए। आप मानते हो कि 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे को बताइए ना, आप इस बात को मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है? देखिए मेरी बात मानते हो कि सुनिए। लद्दाख मेरी बात सुनिए। आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मैं तो सुन रहा हूं। आप क्यों भाग रहे हो मेरे सवाल से? जम्मू कश्मीर, सवाल का जवाब मैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है कि नहीं है? देखिए आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा सवाल का जवाब। आप मेरी बात सुनिए, या ना? मेरी बात सुनिए। मेरी बात हिंदुस्तान है कि नहीं है ये बताओ। मैं अर्नब गोस्वामी जैसा जर्नलिस्ट नहीं हूं। देखिए भैया वही बात है। आप इंडिया के सिटीजन हो कि नहीं हो ये बताओ। आर यू द सिटीजन sensible? Let's be very sensible in this interview. Let's be very sensible. What's wrong in it? If I ask you, are you Indian or not? I'm just asking a simple question. Are you Indian or not? देखिए एक आम इंसान भी इसका जवाब दे सकता है। अब आप भाग रहे हैं। देखिए Are you Indian or not? आप भाग रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मेरे सवालों से भाग रहे हैं। देखिए 35A और 370 के बाद अगर आप ऐसे एक बच्चे को पकड़ के बताते हैं कि आप इंडियन हैं या नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये हरकत जो है ये सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, जैसे होता है मॉब लिंचिंग एंड ऑल। देखिए सवाल ये है कि मुल्क को तकसीम हो गए, जम्मू कश्मीर देखिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है। मैंने हुब्बुल वतनी की बात की। मैंने हुब्बुल वतनी की बात आपने कहा जम्मू कश्मीर मुल्क है। देखिए रैना साहब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आप एक पार्टी के सदर हैं। तो मुझे बताएं, क्या बिहार एक स्टेट है? इज दैट राइट? हाँ। एमपी एक स्टेट है। क्या वहां का बीजेपी प्रेसिडेंट ये चाहेगा कि बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए? जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर, यस और नो? जम्मू कश्मीर, यस और नो, जैसे आपने मुझे पकड़ा। हाँ, आपने नहीं ना कहा यस या नो। आप मुझे बताएं। मैंने आपको पूछा आप हिंदुस्तानी हो और आप हिंदुस्तानी हो। आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका रहन खान पीन, आपका पासपोर्ट सब हिंदुस्तानी है। यू आर इंडियन।
देखिए रहना अलीशा गिलानी भी हिंदुस्तानी है, चाहे जितना मर्जी कहे, उसके यहाँ पासपोर्ट हिंदुस्तान का है। और वो सियासत करते हैं, इसीलिए देखिए मजहबी सियासत, इसमें क्या मजहब, मुल्क सबका है। मैंने आपसे सवाल, मैं आपके बारामूला में गया ना, अच्छा, मकबूल शेरवानी साहब के मकबरे पर सजदा करने गया, वो मुसलमान नहीं थे। रेना साहब देखिए, अगर हम एक दूसरे को मजहबी बुनियाद पे तकसीम करें, देखिए आप आरएसएस के मेन मेंबर हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए आप आरएसएस के बुनियादी रुकन है कि नहीं है? आरएसएस में मुसलमान भी तो हैं, तो हम आरएसएस में हम मजहब को क्यों डिस्कस करें? आरएसएस में मुसलमान भी तो हैं। मैं ये बोल रहा हूं, देखिए हम मजहब आरएसएस में मुसलमान नहीं है क्या? मजहब की बुनियाद पे लेट्स नॉट टॉक ऑन रिलीजन, लेट्स टॉक ऑन बेसिक इश्यूज, नहीं रहना साहब, लेट्स टॉक। आरएसएस मजहब की नहीं, मुल्क की बात करता है, हुब्बल वतनी की बात करता है। नहीं कहा कि रहना साहब आरएसएस के बुनियादी रुकन हैं, आरएसएस के बुनियादी रुकन होने के नाते ये मजहबी सियासत करते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि क्या बिहार का बीजेपी का प्रेसिडेंट ये चाहेगा कि मोदी जी और अमित शाह उनके बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाए, हाँ या ना? अगर वहां के हालात जहां जैसे यहां जम्मू कश्मीर में थे और वहां के हालात डिमांड करते तो वो भी कहते। तो हालात ये हमें समझा दीजिए, आम लोगों को समझा दीजिए। देखिए आम लोगों को समझा दीजिए। आज आई वांट रविंदर रैना टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू द कॉमन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि आज आप हालात को ढाल बना रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, हालात को ढाल बना रहे हैं, इसीलिए आपने यूनियन टेरिटरी बना दी। करेक्ट। जी बताएं। जम्मू कश्मीर जिसका एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ हुआ, और वो एक्सेशन हुआ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के आधार पर, और वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक ही राइट था कि या तो वो हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के जाएं, और ये हक महाराजा को था, जो प्रिंसली स्टेट का बादशाह था, उसको ये हक था। तो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का एक्सेशन, इल्हाक पूरे तरीके से हिंदुस्तान में किया, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन पाकिस्तान की नीयत बदली, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, मैं आपकी आवाम को सुना रहा हूं ना। नहीं, वहां हिस्ट्री नहीं। देखिए वो तो आवाम को पता है, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जंग रिक्वेस्ट करता हूं, आप 2 घंटे इंटरव्यू लीजिए, आप मेरे को 2 घंटे इंटरव्यू करिए, 5 घंटे इंटरव्यू करिए, आपने जो सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन जो मेरा जवाब है मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एक अच्छे जर्नलिस्ट की ये कार्य नहीं होता वो जवाब ना देने। नहीं, मैं जवाब दूंगा। आपने जो पूछा, टेरिटरी आपने हालात की बुनियाद पे बनाया। हालात क्या थे? इतने बताता रहा हूँ ना, आप हालात से कितना तंग आ गए थे रविंद्र? बता रहा हूँ ना, आपको यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी। ओके, आप हालात से हार गए थे क्या? राइट। अब मैं जब तक पूरा जवाब देता, मुझे पूरा यकीन है एज ए सीजन्ड जर्नलिस्ट आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें। गुस्सा नहीं, आप मेरे को जवाब नहीं ना देने दे रहे। लेट मी टॉक, लेट मी स्पीक। अब तो मेरे राइट टू एक्सप्रेस माय व्यूज को रोक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपका शो है। तो जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, सब जगह खून खराबा कर दिया। पुरानी बात है ना, वो तो पुरानी बात। उसके बाद फिर नेहरू का भी वो बयान आएगा लाल चौक का। देखिए एक मिनट, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके शासन की बात कर रहा हूं। मोदी जी, अमित शाह जी और रविंद्र रैना जी, मोदी जी, अमित शाह जी और रविंद्र रैना जी, आप 3 लोग जो हैं, क्या आप हालात से तंग आ गए जम्मू कश्मीर में? आपने नहीं, तंग नहीं आ गए। मैं आपको देखो, मैं फिर वहीं से शुरू कर रहा हूं, यहां आप नहीं सुनना चाहते। आप एक इंडिपेंडेंट 2 मिनट के लिए आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट होके बात करिए। मैं तो जर्नलिस्ट हूं। आपको क्या लग रहा है? मैं नहीं हूं। आपको क्या लग रहा है? बात नहीं ना करने दे रहे। तो जब पाकिस्तान ने, जो इस समय जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हकीकत में वो गुलाम कश्मीर है, और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहां का रहने वाला हर शहरी हमारा है, हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है। पाकिस्तान ने जब हमला करके इन तमाम मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, मुजफ्फराबाद पर हमला किया, लाखों लोगों को कत्ल किया पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान की फौज आगे बढ़ते बढ़ते उड़ी से आगे आई। बारामूला शहर की आबादी 13,000 थी 1947 में। 11,000 लोगों का कत्ल पाकिस्तानियों ने बारामूला में किया, जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे,
और वहीं मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे एक जांबाज हमारे मुल्क के वतन परस्त सिपाही, उन्होंने पाकिस्तानियों को रोका। उन्होंने वहां नारा दिया था, पाकिस्तानी खबरदार, हम कश्मीरी हिंदुस्तानी है तैयार। लेकिन वो जुल्म सितम होता गया और करते करते पाकिस्तान को ये हजम नहीं होता था कि इतनी बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये क्यों हिंदुस्तान के साथ और क्यों शांति है। और फिर 1999-90 का वो दौर जो आपने देखा, बिल्कुल। कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर निकाला, टाइम बम बंदूक पिस्तौल गोलियां। मेरे पास टाइम कम है मेरे पास। अगर मेरे पास आना था टाइम लेके आना अच्छा था। ठीक है बताएं। जब कश्मीर में बम बंदूक पिस्तौल गोलियां आ गई, कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर कश्मीर से मारा, सरला भट्ट को आरे से इधर से चीर के खन्नाबल चौक में लगाया, टीकालाल टिपलू जी को गोलियां मारी। मुसलमान भी मरे ना, मुसलमान आपने खुद कहा। इसके बाद आ रहा हूं, पंडित प्रेमनाथ भट्ट जी के हाथ काट दिए। ऐसे हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया। और कश्मीर के अंदर ही जो वतन परस्त हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका कत्ल किया गया। कश्मीर के अंदर वो हालात पैदा किए और कश्मीर से कश्मीरी पंडित उन्होंने भी हिजरत की, वो भी माइग्रेट हुए और मुसलमान भी वहां से माइग्रेट हुए, सिख भी हुए। मेरे को सबकी तकलीफ है, मैं सबकी बात करता हूं। और धीरे 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 एक ऐसा महास बना दिया गया, एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया गया। और कहीं पत्थरबाजी, आर्मी के कैंपों पर पत्थरबाजी, ग्रेनेड हमले, इस प्रकार के। और जम्मू कश्मीर के आगे एक सवालिया निशान लगा दिया गया। और हमारा ये मौकफ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, यू आर टॉकिंग रैशनल। ठीक है मैं एक्सेप्ट प्यार, मोहब्बत सब मिलके रहे जम्मू कश्मीर में। देखिए वो हालात थे। तो 2021 में या 2020 में 19 में आपको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाना पड़ा जबकि हालात काबू में थे? यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं खुद एमएलए रहा हूं, मैं 2014 में एमएलए जीता। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स किए हुए हैं, इतने सिस्टम में खराबी है, इतनी लूट खसूट चोरियां डकैतियां हैं। आम इंसान, उसमें हिंदू है या मुसलमान है, जम्मू का है या कश्मीर का है, डोगरा है या कश्मीरी है, गांव का है या शहर का है, शर्मा है या खान है, वो फर्क नहीं। वो सबके साथ ये बहुत बड़ा इनजस्टिस था। किस लिहाज? नहीं, थोड़ा सा लेट्स बी प्रैक्टिकल। ठीक है, बातों के बगैर ये बताएं कि कैसे था। राइट। पूरे हिंदुस्तान के कानून यहां जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे। बिल्कुल। जैसे पूरे मुल्क में राइट टू एजुकेशन एक्ट है। फिर तो आपको रहना साहब देखिए इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट था। आप इसके बाद इंफॉर्मेशन कहेंगे। जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकिन आपको किया पार्लियामेंट ने, वो यहाँ नहीं लागू होने दिया। यहाँ की हुकूमतों ने। आई एम सॉरी, फिर आपकी नॉलेज शायद कम है, शायद आपको नहीं पता। देखिए मुझे पता है आप आपने इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे पता आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप फौजी रहे हैं, आप आरएसएस के बुनियादी रुकन हैं, मुझे आपके बारे में सारी नॉलेज है। आप नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, आपने डीडीसी इलेक्शन हाल ही में हारा वहां से। मैंने जीता है वहां से, यही तो आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। अच्छा बताएं। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सीटें हैं। नहीं, मुनव्वर सिंह जी शायद नौशहरा वेस्टर्न सीट से जीते हैं। अच्छा वो जीते हैं, आपको हराया। नौशहरा वेस्टर्न से। अच्छा आपको हराया। सेरी, लंबेड़ी, सियोट और सुंदरबनी अच्छा, आपको हराया। भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अच्छा आपको हराया मुनव्वर सिंह ने। फिर वही बात है, जो संगीता शर्मा जीती हैं, कहां से जीती हैं? आपकी कनेक्शन। जो राजेंद्र शर्मा जीते हैं, कहां से जीते हैं? बिल्कुल। वो कहां से जीते हैं? अच्छा, एक सीट क्यों हार गए? अब ये वोट लोगों ने वोट डाले होंगे। 2014 में जिस एरिया से मेरे को 2300 वोट मिले थे, वहां मैंने 8000 वोट लिए। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे थे, यूनियन टेरिटरी की कर रहे थे। एजुकेशन के हवाले से मैं आपको रेना जी बता दूं कि सुनिए ना, जी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें आम गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, मैंडेटरी एजुकेशन है, उसको हमारे हुक्मरानों ने यहां लागू नहीं होने दिया कि 370 है। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान लगाना हो, जब प्रधानमंत्री आवास योजना लगानी हो, जब आपको स्वच्छ भारत मिशन लगाना हो, जहां से आपको माल मिलेगा, वो तो रातों रात लगा दोगे सेंटर का कानून।
चूंकि फिर कहोगे 370 है, लेकिन जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों को एजुकेशन दोगे। माना 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 आप मेरे को एक सवाल और है। आप बच्चों के लिए करते हैं, आप बच्चों के लिए करते हैं, आप बेरोजगारों के लिए करते हैं। मुझे बताएं तब्दीली क्या हुई, तब्दीली क्या हुई? मुझे एक पहले आपका सवाल का मैं पूरा जवाब दूंगा जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे कानून जिससे आम हिंदू मुसलमान, हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा, मुसलमान का भी पढ़ेगा, मैंडेटरी है, वो लागू होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर में 100% मुसलमान हैं, दे आर मुस्लिम्स, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पूरे हिंदुस्तान में एसटी को, गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन रोक के रखी थी गुज्जर बकरवालों की। और आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है, आज नहीं, आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है नहीं, देखिए आपने कहा था कि गुज्जर बकरवाल्स के लिए अगर स्टेट वापस आएगी तो उनके लिए नुकसान है। आपको नहीं लग रहा है कि आप बांट रहे हैं समाज को? एक मिनट मेरी बात सुने ना, गुज्जर बकरवालों को यहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन से महरूम रखा गया। आज जबकि 370 हट गया, आज पुंछ के अंदर जो चेयरमैन बनी है वो एसटी की है, गुज्जर बकरवाल है, ताजीम अख्तर। आज रजौरी का जो नसीम लियाकत बना है वो गुज्जर बकरवाल है। आज अनंतनाग का जो बना है गोरसी, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना है लेकिन गुज्जर बकरवाल है, क्योंकि गुज्जर बकरवालों को 370 के कारण नुकसान हुआ है। रैना जी, आप सवाल का जवाब दिए, आपकी तकरीर नहीं चल रही है, पॉलिटिकल तकरीर। ये आपका बोल रहा हूं, आपको सच सुनना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हैं। ये आपका एक इंटरव्यू चल रहा है, पुंछ और रजौरी के लोग आपके खिलाफ हैं, आपको पता होना चाहिए। हमने ग्राउंड सर्वे की है, बॉर्डर बटालियंस का ऐलान रविंद्र रैना जी ने किया था, आज तक नहीं मिली। बॉर्डर बटालियंस में 5 में से बॉर्डर एरिया की 3 भर्तियों की रिक्रूटमेंट हो भी गई है। नहीं, बॉर्डर एरियाज की लोगों से बात की, देखिए आपने जिनसे भी की मेरे को नहीं पता। अच्छा नहीं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, जो पहले का पूरा जवाब ले लो ना। तो जो गुज्जर बकरवालों के साथ हुआ, क्या वो इनजस्टिस नहीं था? 370 के कारण क्या गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं है क्या? गुज्जर और पहाड़ी मुसलमान जो आपके बारामूला, करना, उड़ी, टंगधार, रजौरी, पुंछ के पहाड़ी मुसलमानों को जबा किया 70 साल यहाँ के हुक्मरानों ने 370 की आड़ में। और जो शेड्यूल कास्ट हैं, दलित समाज के लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग 70 साल यहाँ वोट नहीं डाल सकते थे, मकान बनाने का हक नहीं था उनको, वो इंसान नहीं थे, उनको क्यों हक नहीं दिए गए? ये 370 के कारण यहां आम लोगों को जो नुकसान हुआ है, ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें नहीं है, इंसानी हकूकों का वायलेशन है। गुज्जर बकरवाल भी मुसलमान हैं, उनकी बात करो, पहाड़ी मुसलमान हैं, उनकी बात करो, मुझे बताएं दलित समाज के शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनकी बात करो। नहीं, देखिए रैना जी, 370 को मंसूख 370 was a wall of hatred। और हमारा ये 1900 जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हमने कहा था एक देश में 2 झंडे, एक देश में 2 कानून, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, ये हमारा एजेंडा था। क्योंकि ये इनजस्टिस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। एक देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। आपको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों में पेट्रोल की कीमतें हिंदुस्तान से, चलिए उनकी कंजम्पशन और हमारी कंजम्पशन, उनकी प्रोडक्शन और हमारी प्रोडक्शन में फर्क, दोनों में अंतर है। देखिए, अच्छा रविंद्र रैना जी, 370 के बाद जो मंसूख किया आपने 370, आपको क्या लग रहा है क्या बदला जम्मू कश्मीर में? देखिए इस सवाल का जवाब, देखिए प्लीज लिसन टू मी, हैव पेशेंस टू लिसन, हैव पेशेंस टू टेक। हाँ ठीक है, लिसन। आपको क्या लग रहा है क्या बदला जम्मू कश्मीर में, क्या बदला 370 की मंसूखी के बाद? जम्मू कश्मीर को जो हमने 370 खत्म किया, इसके बाद जम्मू कश्मीर में सेंटर के सारे कानून लागू हो गए। यहां एंटी करप्शन कानून, लेकिन आम इंसान को कानून नहीं चाहिए, एक आम इंसान को राहत चाहिए। देखिए रैना जी, आप फिर से बोल रहे हैं वही। देखिए आप खुश हो, लोगों का पैसा वो लूटते रहे, आप खुश हो? नहीं, आप कुर्सियां बदलने से क्या होता है? कुर्सियां बदल, देखिए आप उमर अब्दुल्ला के बजाय, नहीं आप उमर अब्दुल्ला के बजाय, आप उमर अब्दुल्ला के बजाय सत्यपाल मलिक को रख देते हैं, आप महबूबा मुफ्ती के बजाय अपने मनोज सिन्हा जी को रखते हैं। तो मुझे बताएं, कुर्सियां बदलने से आम इंसान को क्या राहत मिलती है, ये बताएं रैना जी। देखिए, बी प्रैक्टिकल। आई वांट यू टू आंसर very much sincerely today, very much sincerely, because listen my dear, I am very much sincere, I am very much practical, लेकिन आपको पता नहीं क्यों तकलीफ होती है मेरे जवाब से। आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखो ना। मुझे जब मैं आपका सवाल सुनता हूं पूरे पेशेंस के साथ सुनता हूं।
कुर्सियां बदलने 300 चेहरे बदलने से नहीं नहीं क्या आपने होता है? नहीं नहीं आपका आप एक सवाल में ही 10 सवाल पूछे। अच्छा बताएं। आपने मेरे से सवाल पूछा था 370 टूटने के बाद क्या बदला? यहाँ क्या बदला। बिल्कुल। अब मेरे को उसका पूरा जवाब देने। सिर्फ कुछ लोगों की तकदीरें बदली। अब इसका मेरे को मैं पूरा जवाब दूं, पूरा जवाब दूं। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, बिल्कुल। मैं हंसूंगा नहीं तो रहूंगा क्या। आप मेरे को एक बात बताओ ना, मैं इसका जवाब दूंगा, आप पेशेंस से सुनना। अगर आपके पास है जवाब। हाँ। नहीं, कानून वो तो मैंने मेरी बात पूरी होने दीजिए। 70 साल जम्मू कश्मीर में करप्शन के खिलाफ कोई कानून नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया। आज वो सारे कानून यहां लागू हैं। आज जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो है। आज जितने भी बड़े बड़े ये करप्ट चोर जिन्होंने हिंदुओं का भी खून चूसा, मुसलमानों का भी चूसा, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर शख्स का खून चूसा, आज वो जेल की सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो यहां बहुत मजबूत हो रहा है। आज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आ रही है। दिल्ली से जो पैसा आता था लोगों की डेवलपमेंट के लिए, आधा ढल झील में डुबो दिया जाता था, आधा टूरिज्म के नाम पर खा लिया जाता था। ना वादी कश्मीर के लोगों को फायदा होता था, ना जम्मू के लोगों को फायदा होता था। यहां 370 की आड़ में सिर्फ करप्शन की गई, लूट खसूट की गई, धांधलियां की गई। 370 और करप्शन का क्या वास्ता है रहना चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मुझे भी समझा दीजिए। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आप ही की रियासत से बिलोंग करता हूं। करप्शन कानून नहीं लागू होने दिया जो हमारे पार्लियामेंट का कानून था। आपका पहले ही करप्शन के खिलाफ बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी ना। मैं कहता हूं, बताओ किसको फांसी हुई, किसको चाहते हैं करप्ट इंसान को फांसी? बिल्कुल, करप्शन जो गरीबों का खून चूसेगा उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। जो गरीबों को हक लूटेगा, जो गरीबों के विजय माल्या को फांसी दीजिए, उसको होगी ना, उसको भी होगी। उसको दीजिए ना। कानून हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है। हमारे मुल्क का कानून दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है। हमारे मुल्क जैसा कोई नहीं हो सकता है, और ये सारे लोग जानते हैं। इसीलिए आज एंटी करप्शन लॉ, आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। 370 टूटा, एक पत्थर नहीं चला, एक पत्थर। आप सिर्फ लफ्जों के जरिए जवाब देते हैं। थोड़ा सा जुबान को देखिए, थोड़ा सा जुबान को इधर उधर करके आप जवाब देते हैं। वही अल्फाज दोहरा के आप हमारे व्यूअर्स को शायद मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो हैं, मेरे ख्याल में इस बात का फैसला होंगे ना। मेरे लोग हैं उसमें, आपके व्यूअर्स में मेरे वोटर भी हैं। देखिए तो व्यूअर्स फैसला करेंगे खुद की। रविंद्र रैना जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल फैसला करेंगे। बहरहाल गुलाम नबी आज़ाद जो हैं सियासी लिहाज से आज ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के काफ़ी करीब हैं। तो क्या रविंद्र रैना जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आपको लग रहा है कि आज़ादी चाहते हैं आप? देखिए, ये इंडिविजुअल फैसला होता है इंसान का कि वो किस पार्टी में जाएगा, वो किस किस्म का काम करना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ की जब वो लोग राज्यसभा में रिटायर हुए, तो कांग्रेसियों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ एक खानदान की सुनी जाती है। जिसके पीछे गांधी नेहरू खानदान लगा होगा, कांग्रेस में वही टिक सकता है, दूसरा आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी रिटायरमेंट पर उनकी तारीफ की, तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए था कि हमारे एक बड़े नेता की प्राइम मिनिस्टर साहब ने तारीफ की है। उल्टा वो उनके पीछे पड़ गए। आपको लग रहा है कि कुछ दाल में कुछ काला है? जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जबरदस्त तारीफ की, और उनको कहा कि एक दिन होगा कि आप मुल्क के वजीर आजम बनोगे। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, बीजेपी के हजारों वर्कर्स ने उनका वेलकम किया, माला डाली, वाह वाह हमारे लीडर की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तारीफ की। और जब 1990 का दौर आया, यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन लाया। नरसिम्हा राव साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो नरसिम्हा राव साहब को खुद जाना था, वो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने वाजपेयी साहब को बुलाया, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूनाइटेड नेशन की उस मीटिंग में गए 1992 में, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम का कातिल है, पाकिस्तान गुनाहगार है। और जब वाजपेयी साहब यूनाइटेड नेशन से तकरीर करके वापस आए, नरसिम्हा राव साहब वाजपेयी साहब को रिसीव करने इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए। तो बीजेपी ने खुशी बनाई कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लीडर की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस में उल्टा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही खानदान की चल रही है। बहरहाल रैना जी, आपको पसीना बहुत आ रहा है मेरे ख्याल में। आप ये इंटरव्यू के दौरान नहीं, इंटरव्यू के दौरान नहीं, ये इंटरव्यू हमने बड़े दिए हैं। मैं नेशनल
मीडिया हो, इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हो, गांव का मीडिया हो, शहर का मीडिया हो, मैं मीडिया या नेशनल मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि आपके चेहरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। माथे पे बहुत पसीना है। एटलीस्ट माथे पर पसीना शहरों के माथे पर होता है, और इसलिए हमारी पहचान है कड़क बात करना, ठोक बजा के बात करना, दमदार बात करना, सच बोलना। और मैं बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। आप पे ये भी इल्जाम है कि आप मजहबी बुनियादों पे कपड़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मेरे इस सारे इस पॉलिटिकल ये जो सारा इस समय जो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक वक्त के बाद मेरे को संन्यास लेना है। मैं सन्यासी परंपरा से हूँ। चलिए मजहबी मामलात में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल में वही ठीक रहेगा। इंजीनियर रशीद से आपको बहुत डर है, क्योंकि असेंबली के दौरान भी आपने इंजीनियर रशीद पर हमला किया था। अपने जो भाजपा के साथी हैं वो अकेला था, आप भीड़ में थे, और उनने कहा फिर कि बीजेपी को आदत है कि भीड़ के जरिए एक आम इंसान और बेगुनाह इंसान को, वो इंजीनियर रशीद का बयान था तब। आज भी डर है आपको इंजीनियर रशीद से? गुज़श्ता 2 सालों से लगातार 1 साल से इंजीनियर रशीद जेल की हवा काट रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके साथी हैं वो भी अपनी आइडियोलॉजी चला रहे हैं कश्मीर में? उनको हक नहीं है बात करने का इंजीनियर रशीद को? सबको बात करने का हक है, लेकिन मुल्क से गद्दारी करने का हक किसी को नहीं है। अच्छा, वो बात करें तो गद्दार, आप बात करें तो वफादार। हम अगर नहीं, अगर उसमें अगर मैं मकबूल शेरवानी साहब के मकबरे पर जाके सजदा करता हूं, तो वो भी तो मुसलमान हैं, वो मेरे दिल में बसते हैं। नहीं, ये सर्टिफिकेट जरूरी बीजेपी वालों के पास ही है कि कौन वफादार है कौन गद्दार है? जो पाकिस्तान की बात करता है वो गद्दार है, जो मुल्क की, हिंदुस्तान की और तिरंगे झंडे की बात करता है वो वफादार है। अच्छा, ठीक है। इसलिए जो गद्दार है उसको तो कानून सजा देगा, जो वफादार है तो उसको हम और आप सलूट करेंगे। तो हिंदू पाक रिलेशंस के हवाले से आप आग बगोला हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कभी कि गोली चली तो गोला दाग देंगे, टैंक चला तो तोप दाग देंगे। वो मारे हैं ना हमने, हम मारते हैं। हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है, इधर से गोला छोड़ते हैं। मुझे बताएं कि अब इस वक्त रिलेशंस में थोड़ा सा एक किस्म का सुधार आ रहा है। रविंदर रैना जैसे लोग जो इसके खिलाफ हैं कि इन दो मुल्कों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए या इन दो मुल्कों का रिश्ता मजबूत नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती नहीं होना चाहिए। ये अटल बिहारी, अगर ये मसला हल होता है जम्मू कश्मीर का, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मसला में आपका चैनल अगर कोई इमरान खान भी सुन रहा हो, मैं उसके कान खोल कर उसको एक बात बता देता हूं। जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। जम्मू कश्मीर अगर कोई मसला है तो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान, देवाबताला है, वो हमने वापस लेना है। इमरान खान को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हमारा एरिया खाली करो, हमारे हवाले करो। देखिए, इमरान खान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी चैनल के जरिए मत कहिए, आप खुद कहिए। यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब पर दुनिया देखती है। मोदी जी के जरिए कहलवा दीजिए। तो मुझे बताएं कि रविंद्र रैना जी, आपने कहा कि मैं इंसाफ और हक की बात करता हूँ। Am I right or wrong? Of course. Am I right or wrong? बिल्कुल आप राइट हो। तो आपको याद होना चाहिए, आपकी रजौरी के 3 लड़के एक फेक एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे, और रविंद्र रैना जी ने उस वक्त ये बयान दिया था। आई विल रिमाइंड यू, अगर आपको याद नहीं है, बिकॉज आप हमेशा अपने बयानों से मुकरते हैं। फिर आपने कहा था कि आर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं लगना चाहिए। तो रविंद्र रैना, नहीं, सुनिए, आप तो नकार रहे हैं पहले से इसको। आपने ऐसा क्यों कहा, और आपको क्या लग रहा है कि ऐसी बात आपको शोभा देती है कि आर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल गलत हो सकता है, आर्मी का मेजर गलत हो सकता है, सीओ गलत हो सकता है, सिपाही गलत हो सकता है, इंस्टीट्यूशन गलत नहीं हो सकता है, इदारा आर्मी का गलत नहीं है, लेकिन आर्मी में काम कर रहे हैं लोग तो गलत हो सकते हैं ना, जो फेक इनकाउंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जी, शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से मैं पहला शख्स हूं जो तीनों के घर गया। आप भी नहीं गए होंगे। नहीं, हम गए, हमारा रिपोर्टर गया। नहीं, आप नहीं गए होंगे, आपका रिपोर्टर गया होगा, आप नहीं गए। रिपोर्टर तो गया। वो चाहे हाजी यूसुफ साहब है, चाहे पीढ़ी के नाले के उस पीढ़ी, कोटरंगा का तो बहुत दूर है भाई साहब, आपको तो उस गांव का नाम नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, क्योंकि पैदल पहाड़ चढ़ के 2.5 घंटे पैदल चढ़ के उन तीनों के घर में गया, और उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मेरे एज ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर होने के नाते से हो सकता है, वो जो मेरा हक था, जो मेरी जिम्मेवारी थी, वो मैंने निभाई। मैं उन तीनों के घर में गया।
जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तीनों के घर में गए। और उसके बाद हमारी आर्मी की सबसे बड़ी खूबी है कि आर्मी हमारी इंसाफ पसंद है, जस्टिस है, लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशंस है। आर्मी ने जो भी कल्प्रिट थे, गुनाहगार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसीलिए आपने कहा था मैं इंसाफ पसंद था, हूं और मरते दम तक रहूंगा। मैं सच बोलता हूं। हाँ, किसी को नहीं पसंद होता है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन सच बोलना मेरा काम है, वो मैं बोलता हूं। रविंद्र रैना जी, मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे मुद्दों पर काम करना होगा। बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में। आपके नारे, आप वादे वफा अभी तक नहीं कर सके, ये आम लोगों का कहना है। एक नौजवान का नारा है कि बीजेपी आज तक जम्मू कश्मीर में नाकाम ही रही है। नहीं, बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे कामयाब पॉलिटिकल पार्टी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में हमें 9 लाख से ऊपर वोट मिला, जबकि गुपकार वालों को इकट्ठा कर दो तो 5 लाख वोट है उनका। हमें 76 सीटें मिली हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वोट परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स को मिला दोगे तो 14-13 के करीब करीब आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन बनते हैं। कश्मीर के अंदर भी हमारे बहुत सारे बीडीसी जीते, सरपंचेस जीते, और पहली बार डीडीसी के इलेक्शंस में हमने कश्मीर में खाता खोला। जम्मू रीजन में हमने क्लीन स्वीप किया, और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे, बिल्कुल, चाहे जम्मू रीजन है, चाहे वादी कश्मीर है, चाहे वादी कश्मीर है, हम क्लीन स्वीप करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा 100%। जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में ब्रेकिंग 100% बीजेपी का चीफ मिनिस्टर 100% फेस कौन है बीजेपी? जिस तरीके से फेस कौन है? देखिए, बीजेपी के अंदर हर व्यक्ति फेस है। बीजेपी के अंदर तब कद्दावर नेता है हमारे पास। जब नरेंद्र मोदी साहब अभी नहीं आए थे तो कोई सोचता था ये प्रधानमंत्री होंगे, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस तरीके से हमको जम्मू रीजन से और वादी कश्मीर से अवाम का प्यार मोहब्बत हमको मिल रहा है, और लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, दर्दमंदों के, जरूरतमंदों के काम किए हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, गांव गांव में आज गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स, बाथरूम्स बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत की योजना है, गोल्डन कार्ड्स, 1 साल में एक परिवार को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया मिल रहा है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये स्कीमें नहीं है। आज चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त टाइम बहुत कम है, और मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस जीतेंगे। अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, और हमारा मिशन पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? हमारा मिशन, हम मेरी पार्टी बीजेपी है। अपनी पार्टी जो वो अता बुखारी साहब की पार्टी है, कोई उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, कोई महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, कोई सज्जाद लोन की पार्टी है, उनसे हमारा क्या लेना देना। हम अपनी ताकत के ऊपर 50 से ऊपर सीटें जीतेंगे। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, और हमारा मिशन होगा जो मोदी साहब का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के, मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब के ख्वाबों को पूरा करेंगे। हम डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित, एसएचओ फिरोज अहमद डार, एएसआई अब्दुल रशीद शाह, चौधरी मोहम्मद औरंगजेब, अल्ताफ हुसैन जैसे लोग जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, इशरत मुनीर जो पुलवामा के अंदर शहीद हो गई, खुशबू जान जो हमारी बहन थी वो शोपियान के अंदर शहीद हो गई। हम इन तमाम जो परिवार हैं, इन लोगों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। अमन चैन भाईचारे से काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा काम करेंगे। ये हमारा मुल्क सबका है। अगर आप जय श्री राम का नारा ना दें, मैंने फिर वही बात, आप मेरे उस इंटरव्यू को पूरा सुने। अगर मैं नबी रहमत के फरमान की बात करता हूं तो आपको इसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि जो नबी रहमत का नहीं वो हमारा नहीं, क्योंकि नबी रहमत हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था, हुब्बल वतनी, जिस मुल्क में रहते हो उसके लिए आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हमारा झंडा है तिरंगा। नबी रहमत के फरमान के मुताबिक हमको तिरंगे झंडे से और हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी है। मैं तो नबी रहमत के फरमान को मानने वाला आदमी हूं, जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना जी। तो बात कर रहे थे बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। टफ क्वेश्चंस हमने पूछे, ऑल्दो इनने कुछ सवालों का जवाब टाल मटोल देकर दिया।
अच्छे से हमने इनसे पूछा था कि 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में अगर कुछ बदला तो क्या बदला। बहरहाल इनको उस चीज का जवाब या उस सवाल का जवाब इनसे हमने अच्छे से नहीं सुना। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब रविंद्र रैना जी कश्मीर की गलियों या सड़कों पर आए, हम इनका सामना करेंगे, हम इनसे सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही इसी लहजे में कोई कमी नहीं आएगी कश्मीर क्राउन की सहाफत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। नासिर कासरू और आशिक मीर ने इस इंटरव्यू में मेरा साथ दिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।